अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 8वीं क्लास का साइंस का पेपर सेकंड टर्म दिसंबर टेस्ट वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सवाल नंबर 11 जो आपके वर्जन 1 से लेकर 6 तक जितने भी सवाल आए हुए ना सवाल नंबर 11 के अंदर, तो वो आपको बताऊंगा। अगर आप ये करेंगे तो आपको सवाल नंबर 11 के जो 10 नंबर हैं वो कन्फर्म मिल जाएंगे। और इस तरह बाकी सवालों की वीडियो मेरी जल्द आ जाएंगी। अगर आप वो भी देख लेंगे तो आपको बुक से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको सवाल बताऊंगा वही आप करें तो इंशाल्लाह आपके पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे साइंस में। और एमसीक्यू की वीडियो भी अलग से अपलोड हो जाएगी। तो पहला जो है ना आपका वर्जन 1 है, उसका सवाल नंबर 11 का ए पार्ट हम देखते हैं। सवाल है जी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ प्रेशर विद फोर्स एंड एरिया। तो ये सवाल है कि आपने प्रेशर का रिलेशन बताना है फोर्स और एरिया के साथ। तो सिंपल आप इसका एक फार्मूला देखें, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। यहाँ से आपका जवाब स्टार्ट हो रहा है। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम में, उर्दू मीडियम वालों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो P इज इक्वल टू एफ ओवर ए ये फार्मूला है। अब इसमें P जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F के है और P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा और अगर फोर्स कम होगी तो प्रेशर कम होगा। तो फोर्स के साथ इसका रिलेशन यही लिखा हुआ है, रिलेशन विद फोर्स बाय अप्लाइंग मोर फोर्स द प्रेशर इंक्रीजेज, कि अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर फोर्स कम लगाएंगे तो प्रेशर भी कम होगा। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F ये आपने छोटा सा लिख देना है। उसके बाद रिलेशन विद एरिया अगर बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो इफ द एरिया इज लेस द प्रेशर विल बी हायर, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। एंड एज द एरिया इंक्रीजेज, और अगर हम एरिया बढ़ा दें द प्रेशर विल डिक्रीज, तो प्रेशर कम हो जाएगा। और ये इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये सवाल अगर आप लिखेंगे सही इस तरह तो इंशाल्लाह आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब इसी का जो बी पार्ट है उसको हम देखते हैं। अब इसका बी पार्ट है, एक्सप्लेन द केस ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग इमेज। आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी स्क्रीन पर। उस तस्वीर के अंदर एक टीम ए है, एक टीम बी है। टीम ए के अंदर भी 3 खिलाड़ी हैं, टीम बी के अंदर 3 खिलाड़ी हैं। अब वो ये कह रहा है कि इसके अंदर आपने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की वजाहत करनी। तो मैं आपको सिंपल इसकी एग्जांपल देता हूँ आम डेली लाइफ से। जैसे रस्सा कशी का मुकाबला हो रहा हो, एक तरफ टीम है दूसरी तरफ टीम है, दोनों टीमें रस्से को खींच रही हैं। अगर वो इक्वल फोर्स लगा रही है तो रस्सा ना उधर जाएगा ना उधर जाएगा, कोई टीम जीतेगी नहीं, मैच टाई हो जाएगा। लेकिन अगर एक टीम के पास ज्यादा कुव्वत है और वो ज्यादा जोर से खींच रही है अपनी तरफ, तो रस्सा उनकी तरफ चला जाएगा जिसकी वजह से वो टीम जीत जाएगी। जब वो टीमें नहीं जीती हैं, मैच टाई हुआ, उसको कहते हैं बैलेंस्ड। और जब एक टीम जीत जाए उसको कहते हैं अनबैलेंस्ड। अब यही आंसर इधर लिखा हुआ है, इफ द फोर्स ऑफ बोथ द टीम्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि अगर दोनों टीमों की जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में बराबर है, द रोप विल नॉट मूव, तो रोप जो रस्सी है वो हरकत नहीं करेगी। एंड वी विल से, और हम कह सकते हैं दैट दे हैव बैलेंस्ड ईच अदर, कि वो आपस में मुतवाजन है, बैलेंस्ड है। और दूसरा जो है, जब एक टीम जीत जाती है तो वो अनबैलेंस्ड होता है। उसके लिए लिखा हुआ इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी ऑफ द टीम्स इज ग्रेटर देन अदर्स, कि अगर एक टीम जो फोर्स लगा रही है वो ग्रेटर है, ज्यादा है दूसरों से, देन दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है। बस इतना सा आपने जवाब लिखना। 3 नंबर का ये सवाल है आपका। इसके बाद सी पार्ट है, वाया बोट और शिप मेड ऑफ मेटल कैन फ्लोट इन वाटर, कि क्या जो मेटल मतलब धात से बनी हुई जो कश्ती है वो पानी के ऊपर तैर सकती है, पानी में तैर सकती है। तो बिल्कुल इसका जवाब है सही, बिल्कुल हाँ तैर सकती है। लेकिन इसकी एक एग्जांपल समझ लें, जैसे आप लोहा, छोटा सा लोहे का पीस लें और उसको आप पानी में गिराएं तो वो पानी के नीचे डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर आप उस लोहे के पीस को पानी के ऊपर तैराना चाहते हैं तो आप एक लकड़ी लें और उस पीस को उस लकड़ी सा लगा दें। अब आप लकड़ी को पानी में फेंकेंगे तो वो पानी के ऊपर तैरेगी, जिसकी वजह से वो लोहा भी पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। सेम इधर यही है कि आप कश्ती तो बनाएंगे लेकिन आप लोहे की बनाएंगे और उसमें लकड़ी इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो लोहा या कश्ती जो है वो पानी के ऊपर तैरेगी। तो यही जो आप इधर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। आप बोट आर शिप मेड ऑफ मेटल, कि एक बोट है जो मेटल से बनी हुई, कैन फ्लोट इन वाटर, पानी में तैर सकती है। एज द मेटल इज डेंसर देन वाटर, क्योंकि मेटल जो होती है वो पानी से भारी होती है और वो नीचे डूब जाती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है पीस वाली। एंड ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, कोई ऑब्जेक्ट उस वक्त तैरती है व्हेन इट डिस्प्लेसेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर, जब वो पानी के वॉल्यूम को कम करती है। दैट हैज अ मास इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, के उसका मास जो होता है वो ऑब्जेक्ट के या उस चीज के मास के बराबर हो जाए। इसके बाद आगे मजीद भी आपने इसका आंसर लिखना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखना है देयरफॉर इफ अ मटेरियल लाइक आयरन इज शेप्ड इनटू बोट, कि आप लोहे को लें और उसको आप कश्ती की शक्ल में ढांप दें, मतलब कश्ती बनाएं उसकी, एंड मेड लार्जर एंड लार्जर, उसको बड़ा से बड़ा करता जाए। इट विल डिस्प्लेस मोर एंड मोर वाटर, तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी को कम करेगी। व्हेन इट इज लार्जर इनफ टू डिस्प्लेस अ वॉल्यूम वाटर, जब वो इतनी बड़ी हो जाए कि पानी के बहुत ज्यादा वॉल्यूम को कम कर दे। दैट एज अ मैस इक्वल टू द मैस ऑफ बोर्ड, के उसका मैस जो कश्ती के मैस के बराबर हो जाए, पानी का मैस, इट विल फ्लोएट, तो वो तैरना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस यही आपने आंसर लिखना। और ये 5 नंबर का सवाल है। तो ये सवाल नंबर 11 था आपके वर्जन 1 का। उसके बाद वर्जन 2
आपके सवाल नंबर 11 का ये पार्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ एयर इन द बैलेंसिंग ऑफ पैराट्रोपर, के पैराट्रोपर को मुतवाजन रहने में हवा का क्या किरदार है। तो इसका जवाब है जी, ये 4 नंबर का सवाल है। जवाब इसका, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, हवा जब मौजूद ना हो, द पैराट्रोपर शुड फॉल डाउन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जमीन नीचे खींच रही है तो पैराट्रोपर को जमीन पर गिर जाना चाहिए। बट इन फैक्ट, लेकिन हकीकत में, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के बाद पैराट्रोपर गेन द कांस्टेंट स्पीड, वो मुसलसल एक स्पीड रफ्तार हासिल करता है, एंड लैंड ऑन द ग्राउंड सेफली, और अफादत के साथ जमीन पे उतर आ जाता है। तो ऐसा क्यों है, ये रीजन आपके सामने था। एयर प्रोवाइड एन अपोजिंग फोर्स टू द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए, एक तो है ना जमीन की मतलब ग्रेविटी है वो आपको नीचे खींच रही है, लेकिन हवा आपको ऊपर भेजना चाहती है। तो जब द एयर प्रोवाइड एन अपोजिंग फोर्स, वो ग्रेविटी के फोर्स के उल्ट अपोजिंग में फोर्स लगा रही है, एंड स्टेज कम्स, और ऐसी हालत आती है व्हेन द अपोजिंग फोर्स, जब जो अपोजिंग फोर्स है हवा की बिकम्स एग्जैक्टली, वो मुकम्मल हो जाती है, इक्वल बराबर हो जाती है टू द डाउनवर्ड फोर्स इन मैग्नीट्यूड। जितनी जमीन आपको नीचे लाने की कोशिश कर रही है, नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, उतनी जो अपोजिंग फोर्स है वो आपको एयर की ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। और एक ऐसा वक्त आता है जब वो दोनों बराबर हो जाती है। तो इन दिस वे, इस तरीके से एयर रिड्यूसिस, जो हवा है वो कम करती है। क्या कम करती है वो हम अभी देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट को, असर को काम करती है, जो जमीन की तरफ आपको खींचना चाहता है और गिराना चाहता है, विच बिकम द जीरो ग्रेजुअली, और इस तरह जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो जीरो हो जाता है। देयरफॉर नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द पैराट्रोपर, जिसकी वजह से कोई ग्रेविटी की फोर्स जो पैराट्रोपर पे असर नहीं करती, एंड ही शी फॉल डाउन विद कांस्टेंट स्पीड, वो मुकम्मल सही रफ्तार के साथ, बिल्कुल अफादत के साथ जमीन पर उतर आता है। तो यही जवाब था इस सवाल का, और ये 4 नंबर का सवाल है, आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। उसके बाद इसका बी पार्ट देखें, ये 6 नंबर का सवाल है, लेबल द गिवन पिक्चर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर प्रेशर एंड एक्सप्लेन इट। क्या आपको एक तस्वीर दिखाई दी है, उसके अंदर वाटर प्रेशर के लिहाज से आपने उसको लेबल करना है पहले, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करनी। 3 नंबर का लेबल और 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन। पहले तो मैं आपको वो तस्वीर दिखा देता हूँ। ये पेपर मेरे सामने, ये तस्वीर आपके सामने है, और इस बोतल के अंदर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से भी सुराख है, यहाँ से भी सुराख है, और यहाँ से भी सुराख है। यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है, और यहाँ से भी पानी आ रहा है। देखें, जब यहाँ से पानी आ रहा है तो वो बिल्कुल नीचे जा रहा है, और यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी, लेकिन गहराई के अंदर पानी ज्यादा है, ऊपर पानी कम है, नीचे ज्यादा है। तो जब यहाँ से पानी आएगा ना एल पे, तो एल पोजीशन पे पानी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम पानी या वाटर प्रेशर जो है वो एल पे होगा, और जो जे पे होगा वो लोएस्ट वाटर प्रेशर होगा, और इस पे जो होगा वो मिडल मिडल होगा, ना ज्यादा होगा वाटर प्रेशर और ना कम होगा। तो यही इनकी लेबलिंग है। मैं अब आपको लेबल का अलग से जवाब बताता हूँ और इसकी एक्सप्लेनेशन अलग से बताता हूँ। तो इसके लेबल के देखें तो जे के अंदर क्या है, जे लोवेस्ट वाटर प्रेशर एट दिस पॉइंट, ये देखें ये जे है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोवेस्ट वाटर प्रेशर होगा, पानी सबसे कम होगा, पानी का प्रेशर। उसके बाद के है, तो के के अंदर क्या था, प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस पॉइंट इज हाई देन जे, के के अंदर क्या है, जे से ज्यादा वाटर प्रेशर है। और उसके बाद एल है, तो एल के अंदर वाटर प्रेशर इज हाईएस्ट एट दिस पॉइंट, ये एल है, तो यहाँ पे वाटर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो यही इनकी लेबलिंग है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखें तो आप ये बता सकते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर, इफ वी नोट, हम जायजा लेते हैं द डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ स्ट्रीम, कि पानी की बोतलों से जो पानी निकल रहा है ना, अगर हम उसका फासला और उसके जावियों का अगर जायजा लें, वी कैन इनफॉर, हम मालूम कर सकते हैं, दैट द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ वाटर, कि पानी की जितनी ज्यादा गहराई है इन द वेसल, बोतल में, द ग्रेटर प्रेशर ऑफ वाटर, उतना ही ज्यादा वाटर प्रेशर लग रहा है। एंड सच प्रेशर विच इंक्रीजेस विद द डेप्थ ऑफ वाटर, और ऐसा प्रेशर जो पानी की गहराई के साथ बढ़ जाए, इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो 3 नंबर एक्सप्लेनेशन के हैं और 3 नंबर ही लेबलिंग के हैं। तो इस तरह 6 नंबर का ये सवाल है। तो ये आपके वर्जन 2 का पेपर था। अब हम वर्जन 3 की तरफ चलते हैं और उसके सवाल नंबर 11 का जायजा लेते हैं। जी, तो अजीज तलबा, वर्जन 3 के अंदर वही सवाल आया हुआ जो वर्जन 2 के अंदर अभी मैं आपको करवा के आया हूँ, तो वही आपने याद करना है। उसके बाद अगर वर्जन 4 की बात करें तो इसके अंदर सवाल नंबर 11 का ये पार्ट है, डिफाइन एसिड के, एसिड की तारीफ करें। तो कंपाउंड दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन पैदा करें एक्वा सॉल्यूशन वाटर की मौजूदगी में। तो ये इनकी इक्वेशन है। ये आप पेपर में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि ये पूछी गई नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। जैसे ये HCl है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन हुआ है, तो H पॉजिटिव अलहदा होगा, Cl नेगेटिव अलहदा होगा। ये जो H पॉजिटिव अलहदा हुआ है ना, ये इस चीज की दलील है कि ये HCl जो है ये एक एसिड है। तो ये आप लिख दें तो ज्यादा बेहतर है, ना लिखें तो तब भी कोई मसला नहीं, नंबर आपको 2 पूरे ही मिलेंगे। उसके बाद इसी का बी पार्ट है, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। तो नाइट्रिक एसिड के आप लोगों ने 4 इस्तेमालात लिखने, तो ये ऐसे लिखने जैसे लिखे हुए यूजेस ऑफ HNO3, मतलब HNO3 इज यूज्ड किस में होता है, पहला पॉइंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, खादों को बनाने में इस्तेमाल होता है। दूसरा है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव
एक्सप्लोसिव तो मतलब धमाका खेज मवाद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई द प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल सिल्क, रेशमी जो होता है मसनूई रेशम, उसके बाद डाई द रंग वगैरह प्लास्टिक वगैरह इनको ये बनाने में इस्तेमाल होता है। और आखिरी है फॉर एचिंग डिजाइन और मेटल, कि मेटल पे आपने रंग करवाने हैं, डिजाइन बनवाने हैं, जैसे वो मेटल कौन सी हो सकती है, कॉपर ब्रास ब्रॉन्ज, इन पे अगर आप रंग या नक्शो नगार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। तो ये 4 यूजेस लिखने और ये 4 नंबर का सवाल है। अगर आप 4 यूजेस सही लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद इसका सी पार्ट आप देखें। सी पार्ट के अंदर है राइट द नेम ऑफ एनी टू मिनरल एसिड एंड देयर फार्मूला, कोई से 2 मिनरल एसिड के नाम बताने हैं और फिर आपने उनके फार्मूला भी बताने हैं। 2 नंबर नेम के, 2 नंबर फार्मूले के हैं। 4 नंबर का सवाल है तो इसका जवाब मैं नेक्स्ट पेज पे चल के आपको दिखाता हूँ। तो आपको एसिड भी नजर आ रहा है और फार्मूला भी। तो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फार्मूला HCl है। नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड I2SO4 और फास्फोरिक एसिड I3PO4। अब ये 4 एसिड के नेम में 4 ही फार्मूला है, तो आपको 2 पूछेंगे, कोई से 2 आप याद कर लें जो आपको इजी लगते हैं। तो भाई आपने याद करें। अगर वर्जन 5 की बात करें तो वर्जन 5 के अंदर वर्जन 4 वाला पेपर जो अभी मैं आपको ये डिस्कस करवा के आया हूँ यही है, तो यही पेपर आप लोगों ने याद करना है। अब ये तो मैंने वर्जन 5 तक आपको बता दिए सवाल, लेकिन एक वर्जन 6 के अंदर सवाल डिफरेंट है, मतलब जो आगे वर्जन इसके आए हुए हैं उसके अंदर भी एक सवाल डिफरेंट है। तो सवाल आपको मैं बताता हूँ लेकिन आपकी किताब से, तो आप अपनी किताब निकालें, आपकी किताब से आपको सवाल बताता हूँ। पहले सवाल आपको इधर दिखा देता हूँ, जवाब आपको बुक से लगवा देता हूँ निशान। तो इसमें देखें कि पहला सवाल है राइट एनी टू यूजेस ऑफ साल्ट इन आवर डेली लाइफ, हमारी जो रोजमर्रा जिंदगी है उसमें जो नमक है या साल्ट उसके 2 इस्तेमालात बताएं। 2 नंबर का सवाल है। ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रॉपर्टी द सोल्यूशन विल बी एन एसिड और बेस एक्सप्लेन, कि किन बेसिस पर, किन प्रॉपर्टी पर एक सोल्यूशन एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है उसकी वजाहत करें। ये 4 नंबर का सवाल है। और आखिरी ये कि व्हाट इज मीन बाय द पीएच, पीएच क्या है, वाटर इट्स रेंज और इसकी रेंज क्या है। 4 नंबर का ये सवाल हो सकता है। तो ये तीनों के जवाब मैं आपको आपकी बुक से निशान लगवाता हूँ, आप अपनी बुक निकाल लें। तो ये आप लोगों की बुक है और इसका चैप्टर नंबर 7 है, पेज नंबर 86 है और इसमें ये दूसरा पॉइंट आपको नजर आ रहा है यूजेस ऑफ साल्ट्स इन आवर डेली लाइफ। तो ये 4 आपके लिखे हुए हैं ABCD, तो आपने कोई से 2 यहाँ से याद कर लेने और यही आपका 2 नंबर का सवाल है। जो दूसरा सवाल मैंने आपको ऊपर बताया है कि किन प्रॉपर्टी की बेस पे आप बता सकते हैं कि सोल्यूशन आपके पास जो है वो एसिड है या बेस है, तो उसका जवाब मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बिल्कुल नीचे आप आएँ, पेज नंबर 87 के एंड पे ये आपको टॉपिक मिलेगा पीएच एंड इट्स रेंज 0 से 14 इन एक्वस मीडियम। तो इसका जो पहला पैरा है ना, प्योर वाटर आयोनाइज्ड वेरी स्लाइटली इनटू हाइड्रोजन H पॉजिटिव, यहाँ से लेकर जहाँ पे एंड पे ये पैरा खत्म हो रहा है, इन अ सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली इज, यहाँ तक इसका जवाब है। ये आप लोगों ने निकाल लेना है। और तीसरा सवाल जो पीएच है तो वो बिल्कुल इसके नीचे लिखा हुआ है, द स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इज टर्म्ड एज पीएच। तो ये आप अगर एक टेबल बना देंगे ये वाला तो फिर तो क्या है, वेल एंड गुड है। नहीं तो ये 1 से 6, 0 से 6 तक जो एसिड है, 7 न्यूट्रल और 8 से 14 तक बेस है। तो ये आपने लिख देना। तो बस यही आपका सवाल था। अगर आप ये कर लेंगे जो पहले मैंने आपको बताया वो करें तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। सवाल नंबर 11 आपका इंशाल्लाह पूरा सही हो जाएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।